वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। आज के इस वीडियो में हम राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर आरपीएससी के द्वारा स्कूल लेक्चरर अर्थशास्त्र का फर्स्ट ग्रेड का जो एग्ज़ाम हुआ था 16 अक्टूबर 2022 को, इस पेपर को आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। अब देखिए, ये जो पेपर है इसमें टोटल 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। तो आज की वीडियो में हम इसका जो आधा भाग है जिसमें हम 75 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, पार्ट ए हमारा हो जाएगा, और जो पार्ट सेकंड हमारा होगा उसमें नेक्स्ट जो 75 क्वेश्चंस है उनको हम देखेंगे। तो चलिए, सबसे पहला जो प्रश्न आज का हमारा है, इसमें जो आंसर हमारी आरपीएससी के द्वारा जो आंसर की जारी की गई है उसके अनुसार है। तो देखिए, सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की गणना, ठीक है, रियल जीडीपी जो है उसको कैसे मापा जाता है। तो देखिए, जीडीपी की गणना दो आधार पर की जा सकती है। एक तो होता है मौद्रिक और दूसरा होता है वास्तविक। ठीक है, मौद्रिक जीडीपी का मतलब क्या हो गया, जब जीडीपी की गणना उसी वर्ष चालू वर्ष की कीमतों पे आधार पर अगर की जाएगी तो उसको हम क्या कहेंगे, मॉनेटरी जीडीपी कहेंगे, मनी जीडीपी या मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। ठीक है, लेकिन वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में जीडीपी की जो गणना है वो किसी आधार वर्ष के, जो आधार वर्ष होता है या जिसको हम स्थिर कीमतें कह सकते हैं, आधार वर्ष की कीमतों के आधार पर की जाती हैं। तो देखिए, यहां पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, सेकंड, सीमांत आगम परिवर्तन के बराबर हैं। देखिए, सीमांत शब्द जब भी आ जाता है तो सीमांत एक तरह से क्या दर्शाता है, कुल में परिवर्तन। यहां पे सीमांत आगम पूछा हुआ है तो सीमांत आगम क्या होगा, कुल आगम, टोटल रेवेन्यू में जो चेंजेस होता है, टी आर में जो परिवर्तन होगा उसको हम क्या कहेंगे, सीमांत आगम कहेंगे, मार्जिनल रेवेन्यू कहेंगे। और देखिए, जो टी आर होता है टोटल रेवेन्यू, उसको हम कैसे निकालते हैं, तो टोटल रेवेन्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, किसी वस्तु की कीमत को उस वस्तु की मात्रा के साथ गुणा कर देते हैं। ठीक है, प्राइस को अगर हम क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, टोटल रेवेन्यू। तो जहां पर आपके कुल आगम लिखा हुआ जाए या P इंटू क्यू लिखा आ जाए, दोनों का अर्थ सेम होगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, तीसरा, P इंटू क्यू में परिवर्तन जो कि प्रति इकाई उत्पादन में परिवर्तन से हो। ठीक है, किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई को बेचने से कुल आगम, टोटल रेवेन्यू में जो परिवर्तन होगा, P इंटू क्यू में जो परिवर्तन होगा उसको हम क्या कहेंगे, सीमांत आगम कहेंगे। फिर देखिए नेक्स्ट, फिशर का आदर्श सूचकांक निम्न शर्तों में से कौन सी पर खरा उतरता है। देखिए, फिशर का जो सूचकांक है वो लेस्पेयर और पाशे दोनों के सूचकांकों का गुणोत्तर माध्य होता है। ठीक है, L इंटू पी करके अगर हम उसका अंडररूट निकाल लें तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, फिशर का आदर्श सूचकांक आ जाएगा। और फिशर का जो आदर्श सूचकांक होता है वो समय उत्क्रामिता परीक्षण, टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, तत्व उत्क्रामिता परीक्षण दोनों को संतुष्ट करता है। इसलिए करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा। ठीक है, टाइम रिवर्सल टेस्ट में क्या होता है कि आधार वर्ष को हम अगर वर्तमान मान ले और वर्तमान को आधार मान ले और सूचकांक ज्ञात करें। ठीक है, जो हमारा ओरिजिनल सूचकांक होता है उसको हम क्या लिखते हैं, P01। अब देखिए, इसमें आधार वर्ष जो है उसको अगर हम वर्तमान वर्ष मान लें और वर्तमान वर्ष को आधार मान लें और हमारा सूचकांक क्या हो जाएगा, P10 हो जाएगा। दोनों को गुणा करने पे कितना आता है, 1। तो फिशर का जो सूचकांक होता है वो इसको संतुष्ट करता है। तो ये हमारा समय उत्क्रामिता परीक्षण हो गया। और तत्व उत्क्रामिता परीक्षण में सूचकांक होता है, देखिए, P01। अब तत्व का मतलब समय, जो हमारा कीमत है, कीमत की जगह मात्रा और मात्रा की जगह कीमत ले ले, मतलब मात्रा सूचकांक अगर हम ज्ञात करें जिसको हम प्रदर्शित कर सकते हैं Q01 से। ठीक है, और इन दोनों को अगर हम गुणा करें तो वो कितना आएगा हमारा, सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q0 के बराबर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फिशर का सूचकांक है वो दोनों को संतुष्ट करता है, इसलिए करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो गया, ऑप्शन तीसरा। अगला है,
संरचनात्मक सुधार तथा स्थिरीकरण उपाय दोनों किस नीति के समूह हैं? देखिए 1980 का जो दशक था उसमें भारत की जो स्थिति थी, ठीक है, वो एक तरह से खराब हो गई थी। मतलब हमारे पास में विदेशी मुद्रा के जो भंडार थे वो लगभग समाप्त हो गए थे और हम अगले केवल लगभग 15 दिनों तक हमारी जो आयात आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए हमारे पास में विदेशी मुद्रा भंडार बचे हुए थे। तो ऐसी स्थिति में हमें विश्व बैंक से ऋण मिला, लेकिन विश्व बैंक से जो ऋण मिला वो किस शर्त पे मिला कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को, भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण को अपनाएंगे एक तरह से, ठीक है। और उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण ये सब होते हैं वो किसके भाग होते हैं? नई आर्थिक नीति के, ठीक है। नई आर्थिक नीति भारत में कब प्रारंभ की गई थी? 1991 में। तो संरचनात्मक सुधार और स्थिरीकरण उपाय दोनों एक तरह से नई आर्थिक नीति 1991 के ही भाग हैं। फिर देखिए अगला जो प्रश्न है इसको डिलीट किया गया है क्योंकि इसमें करेक्ट आंसर कोई सा भी नहीं है। जिप्सम जो है वो जामसर के साथ में संबंधित है, कॉपर, तांबा जो है वो खेतड़ी के साथ में संबंधित है, रॉक फास्फेट जो है वो झामर कोटड़ा उदयपुर के साथ में संबंधित है, और सीसा जस्ता की जो खाने हैं वो रामपुरा गुचा भीलवाड़ा में है। तो ये ऑप्शन हमारा कहीं पे भी नहीं दे रखा, इसलिए आरपीएससी के द्वारा इसको डिलीट किया गया है। अगला है मांगी गई मात्रा में कीमत की तुलना में कम प्रतिशत परिवर्तन है तो मांग की लोच होगी, ठीक है। मांग की लोच एक तरह से क्या होती है? किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से उस वस्तु की मांग में कितना परिवर्तन होता है। तो जब हम कीमत और मांग में परिवर्तन की तुलना करते हैं तो इसमें अलग अलग स्थितियां हो सकती है जिसको हम मांग की लोच की श्रेणियां कहते हैं। तो जब वस्तु की कीमत की तुलना में अगर मांग में कम परिवर्तन हो, जैसे कि कीमत में 10% की वृद्धि होने से मांग में केवल 5% की वृद्धि होती है, ऐसा कब हो सकता है? जो अनिवार्य वस्तु होती है, नेसेसरी गुड्स, उसमें हो सकता है। और इस स्थिति में मांग की लोच कैसी होगी? इकाई से कम होगी, या जिसको हम क्या कहते हैं? बेलोजदार मांग कहेंगे। ऑप्शन हमारा इसमें हो जाएगा सेकंड। अगला देखिए, श्री एक्स एक किसान है जो अपनी एक एकड़ भूमि पर अनाज उगाता है और उसके गांव में 50 छोटे किसान हैं। यदि आप श्री एक्स और अन्य छोटे किसानों की आर्थिक स्थिति की तुलना करना चाहते हैं, यदि आप देखते हैं कि श्री एक्स की भूमि सामान्य से ऊपर औसत में है, तो यह जानने के लिए कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप एक औजार के रूप में इस्तेमाल करेंगे। एनसीईआरटी की जो 11th की बुक है हमारी सांख्यिकी वाली, उसमें से क्वेश्चन आया हुआ है। तो वहां पे देखिए, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या पूछा हुआ है? एक्स की भूमि सामान्य से ऊपर औसत में है। तो जब भी सामान्य से ऊपर औसत अगर पूछा जाए तो उसके लिए हम हमेशा समांतर माध्य ज्ञात करेंगे, ठीक है। करेक्ट आंसर इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। अगला देखिए, लागत वक्र जो कभी यू आकार का नहीं होता है, ठीक है। यू आकार का मतलब क्या हो गया? जो उत्पादन बढ़ने के साथ साथ में प्रारंभ में लागतें क्या होती हैं? घटती हैं, और फिर उत्पादन अगर और बढ़ाया जाएगा तो लागत क्या होगी? बढ़ेगी। तो ये एक तरह से यू आकार को दर्शाता है। तो औसत लागत वक्र, चाहे वो अल्पकालीन हो चाहे वो दीर्घकालीन हो, दोनों यू आकार के होते हैं। औसत परिवर्तनशील लागत एवीसी, ये भी यू आकार का होता है। औसत स्थिर लागत वक्र जो है वो कभी भी यू आकार का नहीं होता है, क्योंकि देखिए औसत स्थिर लागत जो होती है उसको हम कैसे ज्ञात करते हैं? एएफसी बराबर होता है जो स्थिर लागत है उसमें हम उत्पादन की बढ़ती हुई इकाइयों का भाग देते हैं। तो स्थिर लागत में अगर बढ़ती हुई इकाइयों का भाग देंगे तो हमेशा घटता हुआ आएगा, इसलिए जो एएफसी वक्र है वो हमारा कैसा बनता है? घटता हुआ बनता है, जिसको हम आयताकार अतिपरवलय, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन चौथा, कि जो औसत स्थिर लागत वक्र है वो कभी भी यू आकार का नहीं होगा। मांग का संकुचन परिणाम है, ठीक है। मांग संकुचन का मतलब मांग घट रही है, तो मांग घटती है जब कीमत बढ़ती है। तो कीमत के बढ़ने से, ठीक है, वस्तु की कीमत के बढ़ने से अगर मांग घटती है, कीमत के
बढ़ने से अगर मांग घटती है तो इसको हम क्या कहेंगे, मांग में संकुचन कहेंगे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, उस वस्तु की कीमत में वृद्धि। किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से अगर मांग घटती है तो उसको हम क्या कहेंगे, मांग का संकुचन कहेंगे, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। और कीमत के अलावा अन्य तत्वों में अगर परिवर्तन हो जाए, जैसे कि उपभोक्ता की रुचि, फैशन में परिवर्तन हो जाए, भविष्य में कीमत परिवर्तन की जो संभावना होती है उसमें परिवर्तन हो जाए, स्थानापन्न या पूरक वस्तुओं में कीमत में परिवर्तन हो जाए, उपभोक्ता की आय घट जाए, इन वजह से अगर मांग में कमी आती है तो उसको हम क्या कहते हैं, मांग में कमी कहते हैं, डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है, लेकिन कीमत में परिवर्तन से मांग में अगर परिवर्तन होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, या तो मांग अगर बढ़ेगी तो उसको हम कहेंगे मांग का विस्तार, और मांग घटेगी तो उसको हम क्या कहेंगे, मांग का संकुचन। अगला है सांख्यिकी मॉडल में डैश एक सांख्यिकी प्रक्रियाओं का सेट है और एक और अधिक स्वतंत्र एवं निर्भर चर के मध्य संबंध बताता है। देखिए यहाँ पे इस लाइन को आप ध्यान से देखिए, स्वतंत्र चर और निर्भर चर, ठीक है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होते हैं उनके बीच में रिलेशन, मतलब एक श्रेणी के दिए हुए मूल्यों के आधार पर अगर दूसरी श्रेणी के मूल्यों का अनुमान लगाना है। ठीक है, मतलब जो स्वतंत्र श्रेणी है उसके मूल्य अगर दे रखे हों और उसके आधार पर आश्रित जो निर्भर चर होते हैं उनका अनुमान लगाना है तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, रिग्रेशन का। ठीक है, प्रतिगमन का प्रयोग किया जाता है। जिसमें आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। दो श्रेणियों के बीच में संबंधों का अध्ययन हम सहसंबंध के द्वारा करते हैं। ठीक है, लेकिन स्वतंत्र एवं निर्भर चर लिखा हुआ जाए। ठीक है, एक श्रेणी कौन सी है, स्वतंत्र है, और दूसरी श्रेणी उसके ऊपर आश्रित है। तो स्वतंत्र और आश्रित श्रेणी के मध्य संबंध का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है, प्रतिगमन के द्वारा किया जाता है, रिग्रेशन के द्वारा किया जाएगा। अगला है कौन सा सिद्धांत संयोग और गणित के खेल पर आधारित है। संयोग, ठीक है, बाय चांस, जैसे अगर हम बात करें कि एक सिक्का अगर उछालेंगे तो हेड आएगा या टेल आएगा, उसकी क्या संभावना है, तो इसका जो विश्लेषण वो किसके द्वारा किया जाता है, प्रोबेबिलिटी थ्योरी जो होती है। ठीक है, संभावना या प्रायिकता का सिद्धांत। ठीक है, जैसे कि एक सिक्का अगर उछालेंगे तो सिक्का उछालने पर कुल परिणाम कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। अगर ये पूछा जाए कि हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, हेड आने की प्रायिकता संभावना क्या है, तो उस सिक्के पर हेड जो होता है वो कितनी जगह होता है, एक ही जगह लिखा होता है, तो हेड आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। इसी तरीके से उस सिक्के पर टेल कितनी जगह होता है, वो भी एक जगह होता है, तो टेल आने की प्रायिकता भी क्या होगी, 1/2 होगी। अगला देखिए व्यापार संरक्षणवाद है। ठीक है, व्यापार संरक्षणवाद का मतलब क्या हो गया कि जब कोई देश अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दूसरे देश से अगर वस्तुओं का आयात करता है तो उन वस्तुओं के आयात के ऊपर किसी प्रकार का टैक्स लगा दिया जाए, सरकार के द्वारा प्रशुल्क लगा दिया जाए, जिसको हम क्या कहते हैं, टैरिफ कहते हैं। तो टैरिफ या प्रशुल्क लगाकर उन आयातों की मात्रा में कमी करने का प्रयास करना, आयातों के ऊपर एक तरह से नियंत्रण करना, तो आयातों के ऊपर प्रतिबंध लगाना टैरिफ के माध्यम से, इस नीति को हम क्या कहते हैं, व्यापार संरक्षणवाद। और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, जो घरेलू उद्योग हैं उनको बढ़ावा देना एक तरह से। अगला देखिए आईएस वक्र को व्युत्पन्न करने का प्रथम भाग है। ठीक है, आईएस वक्र एक तरह से क्या दर्शाता है, आय और ब्याज की दर के विभिन्न स्तर, जहां पे इन्वेस्टमेंट और सेविंग, बचत और निवेश क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और ब्याज की दर और जो इन्वेस्टमेंट होता है उसमें किस प्रकार का संबंध होता है, विपरीत संबंध होता है, इनवर्स या नेगेटिव रिलेशनशिप हम कह सकते हैं। तो करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। अगला देखिए तुलनात्मक लागत लाभ का रिकार्डियन सिद्धांत 1936 में इस रूप में प्रस्तुत किया गया। देखिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार का एडम स्मिथ का सिद्धांत है निरपेक्ष लाभ सिद्धांत, जिसमें कोई एक देश किसी वस्तु को कम लागत पे उत्पादित कर सकता है और दूसरा देश दूसरी वस्तु को कम लागत पे उत्पादित कर सकता है, तो उनके बीच में अंतरराष्ट्रीय व्यापार होगा।
लेकिन रिकार्डो ने क्या बताया था कि कोई देश अगर किसी वस्तु को दूसरे देश की तुलना में कम लागत पर अगर उत्पादित नहीं कर सकता है तो भी उनके बीच में अंतरराष्ट्रीय व्यापार हो सकता है। उसके लिए क्या देखा जाएगा, उन दोनों के बीच में तुलनात्मक लाभ, मतलब किस वस्तु को वो कम लागत, दोनों में से किस वस्तु को कम लागत पे उत्पादित कर सकता है, उस आधार पर क्या होगा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार होगा। रिकार्डो का सिद्धांत था। लेकिन बाद में 1936 में प्रोफेसर हेबरलर ने तुलनात्मक लाभ सिद्धांत को अवसर लागत के रूप में परिभाषित किया था। तो यहां पे आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा। अगला देखिए, एक निश्चित समय पर दी गई कीमत पर किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा और उसकी कीमत देने की इच्छा व क्षमता कहलाती हैं। तो इसको हम एक तरह से क्या कहेंगे, मांग कहेंगे। ठीक है, मांग का मतलब क्या होता है, किसी निश्चित समय में किसी कीमत पर वस्तु की मांगी गई वह मात्रा जिसे उपभोक्ता खरीदने की इच्छा रखता है या खरीदने की उसके पास में पर्याप्त मात्रा में साधन है, पर्याप्त मात्रा में मुद्रा है, इसको हम क्या कहते हैं, मांग कहते हैं। और जिसे उत्पादक बेचना चाहता है उसको हम क्या कहते हैं, पूर्ति कहते हैं। तो यहां पे आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा। अगला देखिए, अल्पाधिकार उद्योगों में मोड़ युक्त मांग वक्र, ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं किंग्ड डिमांड कर्व की मान्यता है। तो किंग्ड डिमांड कर्व आपका किस तरीके से होता है, ऐसा, ठीक है, ये लोचदार भाग है, ये हमारा बेलोचदार भाग है। इलास्टिक के ऊपर वाला नीचे कौन सा है, इन इलास्टिक है। ठीक है, और यहाँ पे ये कीमत का निर्धारण हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि जो अल्पाधिकार बाजार होता है उसमें एक तरह से कीमत क्या होती है, स्थिर रहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। लेकिन कोई फर्म अगर वस्तु की कीमत को बढ़ाएगी तो दूसरी फर्में उसका अनुसरण नहीं करती हैं। लेकिन एक फर्म के द्वारा अगर अपनी वस्तु की कीमत में कमी की जाती है तो दूसरी फर्में भी क्या करेगी, कीमत में कमी करनी पड़ती है। जैसे कि हमारा मोबाइल नेटवर्क है, ठीक है, जियो का है, बीएसएनएल का हो गया, एयरटेल को हो गया, वीआई का हो गया। तो अगर इनमें से कोई एक अगर फर्म कीमत बढ़ा देती हैं तो जरूरी नहीं कि दूसरी फर्में भी क्या करें, रेट को बढ़ाएं। लेकिन अगर माना कि जियो ने अपनी कॉल रेट कम कर दी, अपने जो प्लान उनको सस्ते कर दिए हैं, तो दूसरी जो फर्में हैं, बीएसएनएल हो गया हमारा, एयरटेल हो गया, वीआई हो गया, इनको भी क्या करना पड़ता है, तुरंत कीमतों में कमी करनी पड़ती है। ठीक है, नहीं तो इनके ग्राहक एक तरह से क्या होंगे, टूट जाएंगे, कम हो जाएंगे। इसलिए यहां पर अगर हम देखें तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। कीमत बढ़ाने में प्रतिक्रिया कम होती है, ठीक है, अपेक्षाकृत कीमत कम करने की प्रतिक्रिया से। ठीक है, दोनों की अगर हम तुलना कर रहे हैं तो एक फर्म अगर कीमत करेगी तो दूसरी भी कीमत में कमी करती है, तो दूसरी फर्में भी कीमत में कमी कर देती हैं। ठीक है, ये उनकी प्रतिक्रिया होती है। कीमत बढ़ाएगी तो जरूरी नहीं कि दूसरी बढ़ाए, ठीक है, अगर उनको लॉस हो रहा है तो फिर वो बढ़ा सकते हैं। लेकिन सामान्य अगर हम देखें तो ज्यादा जो प्रतिक्रिया होती है वो कीमत कम करने में होती है। फिर अगला देखिए, सही युग्मों का मिलान करना है हमको यहां पे। तो सबसे पहले देखिए, दृश्य अप्रेक्षित सहायक सामग्री जो है वो आपका हो जाएगा ग्लोब। फिर उसके बाद में दृश्य प्रेक्षित सहायक सामग्री आपकी हो जाएगी फिल्म। फिर क्रियात्मक सहायक सामग्री हो जाएगी प्रदर्शनी, और दृश्य सहायक सामग्री हो जाएगी ब्लैक बोर्ड। ठीक है, ऑप्शन हमारा तीसरा होना चाहिए। फिर अगला देखिए, किशोरावस्था पर डेटा एकत्रित करने में अपना अधिकांश समय समर्पित करने वाला पहला मनोवैज्ञानिक कौन था। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा है ऑप्शन फोर्थ, ठीक है, स्टैनली हॉल। अगला देखिए, हेक्सर ओहलिन सिद्धांत कहता है, देखिए हेक्सर ओहलिन जो सिद्धांत है वो अंतरराष्ट्रीय व्यापार का आधुनिक सिद्धांत है। और ये एक तरह से क्या बताता है कि जिस देश में श्रम सस्ता है वो श्रम प्रधान तकनीक का प्रयोग करेगा और श्रम प्रधान वस्तुओं का निर्यात करेगा। जिस देश में पूंजी अधिक मात्रा में पाई जाती हैं वो पूंजी प्रधान वस्तुओं का निर्यात करेगा। तो यहां पर अगर हम देखें तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड। जहां श्रम अपेक्षाकृत अधिक है वह देश क्या करेगा, श्रम गहन वस्तुओं का उत्पादन करेगा और उसका निर्यात करेगा। अगला देखिए, व्यापारिक बैंक का निम्न में से कार्य नहीं है। ठीक है, व्यापारिक बैंक क्या करता है, लोगों की जमाओं को स्वीकार करता है, उसको उधार देने का काम करता है,
एजेंसी संबंधित सेवाएं देने का कार्य करता है, मुद्रा निर्गमन का कार्य नहीं करता है। ठीक है, मुद्रा निर्गमन का जो कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रीय बैंक के द्वारा। ठीक है, किसी भी देश में नई मुद्रा जो जारी की जाएगी वो किसके द्वारा जारी की जाएगी? उस देश के केंद्रीय बैंक के द्वारा। अगला देखिए, शिक्षा मनोविज्ञानक शैक्षणिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक पक्षों का अध्ययन है। ये परिभाषा किसकी है? तो ये परिभाषा है ट्रो की। ठीक है, ऑप्शन हमारा फोर्थ। अगला है, माना कि प्रतिमा आय कुल 6 परिवारों की निम्न प्रकार से रुपयों में है: 1600, 1500, 1400, 1525, 1625, 1632। परिवारों की औसत आय। तो परिवार की औसत आय निकालने के लिए हम क्या करना पड़ेगा? इन 6 परिवारों की आय को हम जोड़ लेंगे। 1600 प्लस 1500 प्लस 1400 प्लस 1525 प्लस 1625 प्लस 1632, और उसमें हम 6 का भाग दे देंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा? 1547। फिर अगला है, उदारीकरण का मतलब है। ठीक है, उदारीकरण का मतलब क्या हो गया कि जो आर्थिक क्रियाओं में सरकार का जो नियंत्रण होता है उस नियंत्रणों में एक तरह से कमी लाना। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें? ऑप्शन हमारा हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, सरकारी नियंत्रणों में ढिलाई की। जैसे किसी उद्योग को स्थापित करने के लिए सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता है, उसकी प्रक्रिया अगर जटिल है तो उसमें एक तरह से उसको सरल बना देना ताकि नए उद्योगों को प्रोत्साहन मिले। तो सरकारी नियंत्रणों में कमी करना एक तरह से क्या है? उदारीकरण है। अगला देखिए, कौन सा चर है जो ISLM मॉडल के अंतर्गत वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार तथा वास्तविक मुद्रा बाजार दोनों को जोड़ता है? देखिए, हम IS वक्र की बात करें तो ये एक तरह से क्या दर्शाता है? आय और ब्याज की दर के विभिन्न स्तर जहां पे बचत और निवेश बराबर होते हैं। इसी तरीके से जो LM मॉडल होता है वो मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति तथा ब्याज की दर के बीच में संबंध बताता है। ठीक है, जहां पे मुद्रा की मांग और मुद्रा की आय और ब्याज की दर के विभिन्न स्तर जहां पे मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति बराबर होती है। इसका मतलब क्या हो गया? ब्याज की दर जो है वो दोनों में आ गया। ठीक है, IS वक्र में भी आ रहा है और मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति के संतुलन में भी आ रहा है। इसका मतलब करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड। अगला है, विकल्प के रूप में त्यागने की लागत को क्या कहा जाता है? ठीक है, यह हमारा हो जाएगा अवसर लागत। ऑप्शन हमारा तीसरा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगला देखिए, कुल उपयोगिता अधिकतम होती है जब, बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न आया है, कुल उपयोगिता जब अधिकतम होगी उसमें सीमांत उपयोगिता क्या होती है? शून्य होती है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा। ठीक है, इसके लिए आपको डायग्राम याद रखना है। यह हमारा उपयोगिता वक्र है जहां से उपयोगिता घट रही है। ठीक है, उसके सामने हमारा जो सीमांत उपयोगिता वक्र है वो यहां से जाएगा। इसका मतलब जहां पे कुल उपयोगिता अधिकतम होती है उस जगह सीमांत उपयोगिता कितनी होती है? शून्य होती है। अगला देखिए, कल्याण अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो कि कल्याण का समग्र स्तर पर मूल्यांकन करने के लिए कौन सी तकनीक का प्रयोग करेंगे? तो देखिए, जो वेलफेयर इकोनॉमिक्स होती हैं वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का भाग है। ये ध्यान रखना आपको, व्यष्टि अर्थशास्त्र का ही एक भाग माना जाता है। फिर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी विस्तृत मुद्रा है? ब्रॉड मनी जो है वो किसको कहा जाता है? M3 को कहा जाता है, और इसमें M1 के साथ में व्यापारिक बैंकों की जो समय जमा होती हैं उसको हम सम्मिलित करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, सामान्यतः समग्र मांग का सबसे बड़ा घटक होता है एग्रीगेट डिमांड की। अगर हम बात करें तो एग्रीगेट डिमांड हम कैसे निकालते हैं? C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M करके। तो इसमें जो सबसे बड़ा घटक है वो कौन सा है? कंजप्शन एक्सपेंडिचर, उपभोग व्यय जो होता है वो समग्र मांग का सबसे बड़ा घटक होता है। ऑप्शन हमारा फर्स्ट। अगला है, स्पीयरमैन के कोटि सहसंबंध गुणांक का सूत्र है। ठीक है, स्पीयरमैन का जो कोटि सहसंबंध गुणांक है वो क्वालिटेटिव फैक्ट जो होते हैं, गुणात्मक तथ्य होते हैं, उनके बीच में सहसंबंध ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? 1 - 6 सिग्मा D स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर माइनस 1। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा इसमें सेकंड।
फिर अगला प्रश्न देखिए, मिलान कीजिए। उद्यम की जो स्वतंत्रता होती है वो कहाँ पे होती है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होती है। संपत्ति का समान वितरण कहाँ पे होता है? साम्यवादी अर्थव्यवस्था में होते हैं। ऑक्सीजन तंबू में पूंजीवादी और ये एक तरह से आपका हो जाएगा मिश्रित या संसाधनों का यहाँ ऑक्सीजन तंबू में पूंजीवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था और संसाधनों का सार्वजनिक स्वामित्व जो होता है वो कहाँ पे होता है? समाजवादी अर्थव्यवस्था में। तो आपका जो करेक्ट आंसर वो क्या हो जाना चाहिए? 2134। 2134 आपका ये कहाँ पे है देख लीजिए, 2134 ऑप्शन हमारा सेकंड है। अगला प्रश्न देखिए, मिलान करना है। एडम स्मिथ का जो संबंध है वो किसके साथ में है? निरपेक्ष लाभ का सिद्धांत, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का निरपेक्ष लाभ सिद्धांत जो है वो किसने दिया है? एडम स्मिथ ने। फिर जे.एस. मिल का जो सिद्धांत है वो कौन सा है? रेसिप्रोकल डिमांड थ्योरी, व्युत्क्रम मांग का सिद्धांत है। तो सबसे पहले आपका आना चाहिए बी, फिर आना चाहिए सी, उसके बाद में रिकार्डो का सिद्धांत कौन सा है? तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत है, फिर आना चाहिए ए, और फिर हेबरलर का जो सिद्धांत है वो कौन सा है? अवसर लागत सिद्धांत, BCAD, ठीक है, BCAD कहां पे है? ऑप्शन हमारा तीसरा। अगला देखिए, संभावना के सिद्धांत के नियम की किसी भी इवेंट के लिए जो प्रायिकता होती है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी थ्योरी, उसमें प्रायिकता क्या होती है? 0 से अधिक और 1 से कम होती है, 0 और 1 के बीच में होती हैं। तो 0 और 1 के बीच में परिभाषित इनमें से जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसमें ये आपका हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। ये देखिए, हेड अगर हम सिक्का उछालते हैं तो सिक्का आने पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2, ठीक है, 1/2 का मतलब क्या हो गया? 0.5 हो गया, ठीक है। टेल आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी कितनी होगी? 0.5 होगी। इसका मतलब कि जो प्रोबेबिलिटी होती है उसका मान कितना होगा? देखो, यहाँ तो हो सकता है कि कोई संभावना बिल्कुल नहीं है 0, या अधिकतम कितनी हो सकती है? उसी के बराबर हो सकती है कुल जो इवेंट्स हो सकती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा फर्स्ट हो जाएगा। अगला है, निम्न में से ये सभी एकाधिकार के लक्षण हैं एक के अलावा। एकाधिकार में एक फर्म होती है, बिल्कुल सही है। एक क्रेता नहीं होता है, क्रेता अधिक होते हैं। फर्म अनूठा उत्पादन करती, यूनिक प्रोडक्शन ये हो सकता है। मूल्य विभेद की संभावना पाई जाती है, इसमें कीमतों में अंतर पाया जाता है। एक ही क्रेता नहीं होता है, इसमें आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? फोर्थ। अगला प्रश्न देखिए, धारणी विकास की लक्ष्य संख्या है, ठीक है। तो धारणी विकास में कौन कौन से लक्ष्य हैं? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी है, भूखमरी समाप्त करना, शुद्ध जल एवं स्वच्छता, असमानता में कमी, ये सारे हैं। ऑप्शन हमारा हो जाएगा इसमें तीसरा। अगला देखिए, स्टॉक के उदाहरण है, ठीक है। स्टॉक का मतलब क्या हो गया? जिस मात्रा को हम समय के एक निश्चित बिंदु पर माप सकते हैं कि भारत में मुद्रा की पूर्ति कितनी है या भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना है, तो ये एक तरह से स्टॉक को दर्शाता है। बाकी देखिए, बचत जो होती है, निवेश जो होता है, आय होता है, इसको हम क्या करते हैं? एक समयावधि में मापते हैं। तो समयावधि में जिनको मापा जाता है टाइम पीरियड में, जैसे कि एक साल में हमारी आय कितनी है या पर मंथ इनकम कितनी है, तो ये एक तरह से क्या है? हमारे स्टॉक के उदाहरण। राष्ट्रीय आय की गणना प्रति वर्ष के आधार पर की जाती है। निवेश, एक वर्ष की अवधि में कितना निवेश किया गया है। तो जहां पे वर्ष आ जाता है, महीना आ जाता है, ये सब क्या है? समयावधि है। तो समयावधि में किसको मापा जाता है? प्रवाह को। स्टॉक जो होता है उसको हम समय के एक निश्चित बिंदु पर मापते हैं कि भारत का आज विदेशी मुद्रा भंडार कितना है, भारत में आज मुद्रा की पूर्ति कितनी है, इनको हम समय के निश्चित बिंदु पर माप सकते हैं। अगला है, राजस्थान राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल महिला प्रचालित भूमि जोतों की संख्या कितनी है? 7.75, ठीक है। ये जो आपका आर्थिक सर्वे है उसमें साफ साफ इसके डेटा पूछे हुए हैं। तो 7.75 लाख, ठीक है। अगला है, मुक्त व्यापार, फ्री ट्रेड का मतलब क्या हो गया? कि दो देशों के बीच में जो व्यापार हो रहा है उनके ऊपर सरकार किसी तरीके से कोई प्रतिबंध नहीं लगाती है, ठीक है। तो पूर्ण अप्रतिबंधित विनिमय एवं वस्तुओं के देशों के बीच आने जाने में कोई रोक नहीं होती है। तो ये एक तरह से किसको परिभाषित करता है?
स्वतंत्र व्यापार को, मुक्त व्यापार को। अगला प्रश्न है, जीएसटी को सर्वप्रथम एक कर व्यवस्था के रूप में किस देश ने अपनाया था? फ्रांस ने, ठीक है, 1954 में, और भारत जो है उसमें शुरू किया गया है 2017 में। तो यहाँ पे सर्वप्रथम पूछा है कर व्यवस्था के रूप में किसने आरंभ किया था? फ्रांस ने। और कब आरंभ किया था? 1954 में, ठीक है। फिर हमारा है उच्च शक्ति मुद्रा, ठीक है। उच्च शक्तिशाली मुद्रा मतलब केंद्रीय बैंक की जो लायबिलिटी होती है, संपूर्ण देयता को एक तरह से क्या कहा जाता है? उच्च शक्तिशाली मुद्रा। और किसी देश में जो भी मुद्रा चलन में होती है प्लस उस देश का जो केंद्रीय बैंक होता है उसके पास में फंड के रूप में जो पैसा पड़ा होता है बैंकों का, इन दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं? उच्च शक्तिशाली मुद्रा कहते हैं, हाई पावर्ड मनी कहेंगे। तो ऑप्शन हमारा इसमें हो जाएगा फोर्थ। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का उत्पाद नहीं है? तो परिपक्वता जो है वो अधिगम का उत्पाद नहीं है। अगला देखिए, एक अर्थव्यवस्था में चयन की समस्या का समाधान किसके माध्यम से होता है? तो चयन की समस्या का समाधान करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीसी का, उत्पादन संभावना वक्रों के माध्यम से जो चयन की समस्या होती है कि उत्पादन क्या किया जाए, उत्पादन कैसे किया जाए, उत्पादन किसके लिए किया जाए, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये जो प्रॉब्लम होती है उसको हम पीपीसी के द्वारा सोल्व करते हैं। अगला है, रचनावादी उपागम में 5E का सही क्रम है, ठीक है। 5E जो है वो कौन से क्रम में यहां लिखा हुआ है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, संलग्न, खोज, व्याख्या, विस्तार और फिर मूल्यांकन। अगला है देखिए 44, पियाजे के अनुसार मानव के संज्ञात्मक विकास की 4 महत्वपूर्ण अवस्थाएं हैं, इन अवस्थाओं का सही क्रम कौन सा है? तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है? ऑप्शन 4। सबसे पहले संवेदी पेशी है, सेंसरी मोटर, उसके बाद में पूर्व संक्रियात्मक, प्री ऑपरेशनल, फिर उसके बाद में संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। फिर अगला देखिए, जब एक मौद्रिक प्राधिकरण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के तरीके अपनाता है तब वह, ठीक है, अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने का मतलब अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं को बढ़ाने के जो प्रयास किए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? विस्तारवादी मौद्रिक नीति कहते हैं, ठीक है। जिसमें कि बैंक रेट, रेपो रेट, इनमें एक तरह से क्या की जाती है? कमी की जाती है। CRR, SLR जो है वो बैंक अपने पास में कम रखता है ताकि अधिक मात्रा में उधार दिया जा सके। तो इसको एक तरह से क्या कहा जाता है? एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी कहा जाता है, विस्तारवादी मौद्रिक नीति कहा जाएगा। अगला है, दो तटस्था वक्र जो इंडिफरेंस कर्व होते हैं वो एक दूसरे को कभी काट नहीं सकते। क्यों नहीं काट सकते? क्योंकि अलग अलग जो तटस्था वक्र होते हैं वो संतुष्टि के अलग अलग स्तर को बताते हैं। कभी भी जो अलग अलग जो इंडिफरेंस कर्व हैं, तटस्था वक्र, वो समान संतुष्टि के स्तर को नहीं बता सकते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगला देखिए, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए निर्देशित मानसिक या शारीरिक परिश्रम को हम क्या कहते हैं? श्रम कहते हैं, ठीक है। श्रम क्या होता है? चाहे हम मानसिक कार्य करें, जैसे कि आप देखते हो ना, कलेक्टर हो गया, SP हो गया, जिनके ऑफिस वर्क होते हैं उनको हम मानसिक कार्य में लेते हैं। और एक श्रमिक जो पत्थर उठा रहा है, जैसे मकान बना रहा है, ठीक है, तो उनका कार्य कौन सा होता है? शारीरिक कार्य होता है। लेकिन अर्थशास्त्र में मानसिक कार्य हो या शारीरिक कार्य, उसको क्या कहा जाता है? श्रम में शामिल किया जाएगा, लेबर। फिर देखिए अगला, समाज दुर्लभ संसाधनों से कैसे मूल्यवान वस्तुओं का उत्पादन करते हैं? मतलब संसाधन क्या होते हैं? अर्थव्यवस्था में सीमित मात्रा में पाए जाते हैं और उन वस्तुओं का विभिन्न लोगों के मध्य वितरण करते हैं, इसका अध्ययन अर्थशास्त्र है। तो ये जो परिभाषा है वो सैमुएल्सन और नर्डहाउस की है, ठीक है। ऑप्शन हमारा इसमें हो जाएगा फोर्थ। अगला देखिए, FTP का पूरा नाम क्या है? ठीक है, FTP क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। ऑप्शन हमारा फोर्थ।
फिर हमारा है 50वां कंज्यूमर सरप्लस, उपभोक्ता अतिरिक्त। ठीक है, उपभोक्ता की बचत किसको कहा जाता है? तो मार्शल ने जो है उदाहरण दी थी, सबसे पहले दी थी ड्यूपिट नामक अर्थशास्त्री ने, बाद में इसकी व्याख्या मार्शल के द्वारा की गई थी और उन्होंने क्या बताया था कि उपभोक्ता किसी वस्तु का प्रयोग करने के लिए जितनी कीमत देने को तैयार होता है और वास्तव में जो कीमत चुकाता है। ठीक है, जो कीमत देने के तैयार है मतलब उसकी सीमांत उपयोगिता के बराबर, और वास्तव में जो कीमत चुकाता है। ठीक है, तो दोनों का जो अंतर होता है उसको उन्होंने क्या कहा था? उपभोक्ता की बचत कहा था। इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। अगला देखिए, राजस्थान में जीवन धारा योजना जो है वो किसके साथ में संबंधित है? तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? सिंचाई के लिए कुओं का निर्माण करने के साथ में। ठीक है, ऑप्शन हमारा हो जाएगा इसमें फोर्थ। अगला है सर्वेक्षण, पोल, साक्षात्कार, डेल्फी तकनीक, फोकस समूह, प्रश्नावली आदि जो हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? तो देखिए, जो प्राथमिक आंकड़े होते हैं क्वालिटेटिव, उनको इकट्ठा करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सेकंड ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा। अगला है मुंडेल फ्लेमिंग मॉडल का उपयोग यह तर्क देने के लिए किया गया है कि कोई भी एक अर्थव्यवस्था होती है तो वहां पर स्थिर विनिमय दर, स्वतंत्र पूंजी संचलन और स्वतंत्र मौद्रिक नीति जो होती है वो एक साथ नहीं बनाए रख सकता है। ठीक है, ऑप्शन हमारा इसमें हो जाएगा फर्स्ट। अगला है एक एकाधिकारी अपने लाभों को अधिकतम कर पाता है जब। तो अधिकतम लाभ करने की शर्त क्या होती है? सीमांत लागत और सीमांत आगम क्या होनी चाहिए? बराबर। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू जहां पे बराबर होगी वहां पे कोई फर्म क्या करेगी? अपने लाभ को अधिकतम करती है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? ठीक है, तो थॉर्नडाइक जो है वो संबंधवाद के साथ में संबंधित हैं। ऑप्शन हमारा सेकंड। अगला है मध्यिका का फॉर्मूला उपयोग में लाया जाता है जिससे, ठीक है, सबसे बीच वाली संख्या को ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? मध्यिका का प्रयोग करते हैं। तो सबसे मध्य की संख्या को ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, और पूरी श्रेणी के जो मूल्य उनको हम क्या करेंगे? आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं जब। तो ऑप्शन हमारा इसमें कौन सा सही हो जाएगा? तीसरा। अगला देखिए, मुद्रा की मांग का सिद्धांत व्युत्पन्न किया गया है। ठीक है, मुद्रा की मांग का जो सिद्धांत है वो किसके साथ में संबंधित है? विनिमय समीकरण। ठीक है, जिसमें हम फिशर का जो मुद्रा परिमाण सिद्धांत है MV=PT, जिसमें मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति बराबर होती हैं। और मुद्रा की मांग क्यों की जाती है? विनिमय के लिए। तो मुद्रा परिमाण का जो फिशर का सिद्धांत है, तो फिशर की जो समीकरण उसको हम क्या कहते हैं? विनिमय समीकरण कहते हैं। तो यहां पे आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट। अगला है भारत में विदेशी व्यापार की शीर्ष संस्था। ठीक है, विदेशी व्यापार जो होता है आयात निर्यात उनको नियंत्रित करने का जो कार्य है वो वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन हमारा फोर्थ। अगला देखिए, उस शिक्षण प्रतिमान का नाम बताइए जो अधिगमकर्ता को उद्देश्यपूर्ण प्रश्न करने में प्रशिक्षित हैं। तो यह हमारा हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान। अगला है गैर संभावना सैंपलिंग प्रतिचयन है। देखिए, जो सैंपलिंग होती है प्रतिचयन उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, संभावना प्रतिचयन, जिसमें सभी इकाइयों के प्रतिदर्श में चुने जाने की संभावना बराबर होती है। ठीक है, जो सैंपल चुना जा रहा है उसमें उस समूह की सभी इकाइयों के चुने जाने के अवसर क्या होते हैं? बराबर। लेकिन गैर संभावना में ऐसा नहीं होता है। इसमें जो अनुसंधान करता है वो अपनी इच्छा अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार प्रतिदर्श इकाइयों का चयन करता है। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सेकंड। जो सुविधा प्रतिचयन होता है इसमें एक तरह से क्या होता है? जो अनुसंधान करता है वो अपनी सुविधा के अनुसार उसको जो सही लगता है उन इकाइयों को प्रतिदर्श में चुन लेता है। अगला है
किस मॉडल को ऑस्ट्रेलियन मॉडल कहा जाता है? स्वान मॉडल जो है उसको हम क्या कहते हैं? ऑस्ट्रेलियन मॉडल भी कहते हैं। अगला है, बढ़ी हुई सीआरआर का प्रभाव कम अथवा शून्य हो जाता है जब, ठीक है, सीआरआर में वृद्धि कब की जाती है? जब केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में ऋणों का प्रसार कम करना चाहता है, मुद्रा की पूर्ति को घटाना चाहता है। तो मुद्रा की पूर्ति को घटाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? बैंक दर को बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन बैंक दर अगर कम कर दी जाएगी तो इस स्थिति में सीआरआर कम करने का कोई मतलब नहीं रहेगा। इसका मतलब करेक्ट आंसर आपका इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट। अगला देखिए, एक फर्म उत्पादन बंद बिंदु का सामना करता है जब, ठीक है, कोई भी फर्म उत्पादन कब बंद करेगी? जब उसे वस्तु की जो कीमत है वो उसकी परिवर्तनशील लागत से भी कम हो जाए। तो औसत परिवर्तनशील लागत बिंदु पर अगर कीमत बराबर है तब तक वो उत्पादन जारी रखेगी। कीमत अगर उससे कम हो जाएगी तो फिर फर्म क्या करेगी? उत्पादन को बंद कर देगी। तो ऑप्शन हमारा इसमें हो जाएगा सेकंड। औसत परिवर्तनशील लागत बराबर होती है लाभ अधिकतम बिंदु पर कीमत के, ठीक है, प्राइस और औसत परिवर्तनशील लागत बराबर होती हैं। इस बिंदु को हम क्या कहेंगे? एक तरह से उत्पादन बंदी बिंदु। अगला है, घाटे का बजट है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा। घाटा कब होता है? जब खर्चा ज्यादा है, व्यय ज्यादा होता है आय की तुलना में, ठीक है, रेवेन्यू से। अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा है, ऑप्शन हमारा फर्स्ट, जब व्यय आगम से अधिक होता है तो ऐसे बजट को हम क्या कहते हैं? घाटे का बजट। जब आय ज्यादा होती है उसको हम क्या कहते हैं? सरप्लस बजट कहते हैं, अधिक का बजट कहेंगे। और जब आय और व्यय बराबर होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? संतुलित बजट कहते हैं। अगला, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पत्ति साधन लागत पर NNP फैक्टर कॉस्ट जो होती है वो किसके बराबर होती हैं? नेशनल इनकम के बराबर होती हैं, राष्ट्रीय आय के बराबर होती हैं। इसमें भी हमारा हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति ब्रूनर के समप्रत्यय निर्माण में नहीं पहचानी? ये हो जाएगा आपका परसेबिलिटी, ऑप्शन हमारा फोर्थ। अगला है, अभिक्रमित अनुदेशन पर आधारित अनुदेशन है। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सेकंड, फ्रेम आधारित CAI। अगला देखिए, मुक्त बाजार में वस्तुओं एवं सेवाओं का अकुशल वितरण जब होता है तो इससे क्या होगा? बाजार असफल हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन हमारा सेकंड। अगला देखिए, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था कौन सी है? ठीक है, संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था हमारा हो जाएगा ऑप्शन इसमें सेकंड, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अगला है, समझौता एवं गैर समझौता अल्पाधिकार किस कमी के कारण होते हैं? तो ये इसको डिलीट किया गया है क्योंकि समझौता और गैर समझौता अल्पाधिकार में फर्मों का सहयोग, फर्मों की प्रतियोगिता भी देखी जाती साथ साथ में, ठीक है, इसलिए शायद इसको डिलीट किया गया होगा। देखिए, निम्न सूचियों का मिलान कीजिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ में मिलान करना है। समांतर माध्य के आसपास बिखरे हुए आंकड़ों का मापन जो है वो प्रमाप विचलन के द्वारा होता है। तो सबसे पहले आपका आना चाहिए डी, स्टैंडर्ड डिविएशन। फिर न्यूनतम एवं अधिकतम मूल्यों का सामान्य अंतर, उसको हम कहते हैं रेंज, विस्तार कहते हैं। फिर आना चाहिए आपका सी, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप से प्रेक्षणों के निरपेक्ष विचलन का समांतर माध्य, यह आपका माध्य विचलन होना चाहिए। और फिर अपकिरण का जो सापेक्ष माप है, ठीक है, जो रिलेटिव मेजर होते हैं वो सारे कौन से होते हैं? गुणांक, जो कोफिशिएंट होते हैं, तो विस्तार गुणांक। फिर आ जाएगा आपका ए, DCBA। DCBA कहां पे है आपका? ये ऑप्शन तीसरे में है। फिर अगला देखिए, में से क्या हेरोडोमर मॉडल की मान्यता नहीं है? ठीक है, हेरोडोमर मॉडल में क्या माना गया? सरकारी हस्तक्षेप का अभाव होता है, ब्याज दर में परिवर्तन नहीं होता है,
सामान्य कीमत स्थिर रहता है, एपीसी और एमपीसी बराबर होती हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ बराबर नहीं होती हैं, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सेकंड। फिर अगला देखिए, एक देश और शेष संसार के बीच सभी आर्थिक सौदों को निश्चित व्यवस्थित रिकॉर्ड को हम क्या कहते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं, भुगतान संतुलन, ठीक है। भुगतान संतुलन क्या होता है, किसी एक देश का दूसरे देश के साथ में समस्त प्रकार के जो भी लेन देन होते हैं, चाहे वो वस्तुओं का लेन देन हो, सेवाओं का लेन देन हो, पूंजी का लेन देन हो, समस्त प्रकार के जो आर्थिक सौदे होते हैं उनके लेन देनों को किस में बताया जाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में, भुगतान संतुलन में। फिर अगला है, जब लागत बढ़ जाने से कीमत बढ़ जाए तो इसे क्या कहा जाता है, तो लागत बढ़ने से अगर कीमतें बढ़ेगी तो ये कौन सी मुद्रास्फीति होगी, लागत जन्य मुद्रास्फीति होगी। मांग बढ़ने से अगर कीमतें बढ़ जाए तो ये कौन सी मुद्रास्फीति होगी, मांग जन्य मुद्रास्फीति होगी। फिर अगला है, MV इक्वल टू PQ बताया था, तो मैंने आपको ऊपर बताया था भी कि मुद्रा की मांग का जो फिशर का सिद्धांत है, मुद्रा परिमाण का, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, फिशर ने जो दी थी उसमें क्या था, MV बराबर PQ, मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति बराबर होती है, और कीमत स्तर को ज्ञात करने के लिए MV अपॉन Q का प्रयोग किया जाता है। तो ये हैं फिशर के साथ में संबंधित हैं। तो देखिए आज की क्लास में हम इतना ही 75 क्वेश्चंस को देखेंगे, अगली क्लास में बाकी के जो 75 क्वेश्चंस हैं उनको हम सोल्व करेंगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको बता देना है अगर आता है तो, प्राकृतिक वृद्धि दर गैर आर्थिक कारकों की आपत्ति और अध्ययन के लिए खुली हैं, जिनको किस मॉडल में नजरअंदाज किया गया है, ठीक है। चार ऑप्शन आपके पास में है, काल्डोर का मॉडल, हेरोडोमर मॉडल, सोलो मॉडल या लुइस का मॉडल, किसमें प्राकृतिक वृद्धि दर गैर आर्थिक कारकों की आपत्ति और अध्ययन के लिए खुली हुई है, जिसको नजरअंदाज किया गया है, इसका आंसर आपको बताना है। नेक्स्ट वीडियो में हम 76 क्वेश्चन से लेकर बाकी की जो 75 क्वेश्चन है पूरे आपके, उनको हम देखेंगे।